मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10वीं की चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर संसाधन होते क्या है। ठीक है, संसाधन आखिर होते क्या है। देखो, संसाधन उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। चाहे वो भूमि हो, जल हो, मिट्टी हो, ये सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। दूसरी बात, एक प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन ने कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, और वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। जैसे कोई गायक या कवि, ठीक है, जैसे कोई गायक गा के रुपया अर्जित करता है, वो भी क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। उसके बाद एक मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव क्या है? स्वयं भी संसाधन है। चलिए अब प्रश्न करते हैं, प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए एक फर्स्ट नंबर प्रश्न पे आते हैं। पहले नंबर प्रश्न क्या कहता है? पहले नंबर प्रश्न क्या कहता है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अब सबसे पहले हम समझेंगे कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय। देखिए, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अब सबसे पहले ये समझेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। याद रखिएगा, जिसका भंडार सीमित होता है, मतलब जिसको बनने में लाखों वर्षों लग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, कोयला सबको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए कह सकते हैं इसका भंडार क्या है? सीमित है। तो इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा गया? अनवीकरणीय में। नवीकरणीय वो होता है जो इसको हम असीमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे इस पे ध्यान दीजिए, नवीकरणीय पे सूर्य का ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए सूर्य का ऊर्जा का हम लोग कितना भी उपयोग कर ले, लेकिन वो समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे जल ऊर्जा, जल कितना भी यूज करेंगे समाप्त नहीं होगा। और इसी तरह ये सब किस में आता है? नवीकरणीय में आता है। और नवीकरणीय में जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये सब किस में आता है? और नवीकरणीय संसाधन। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? अभी हम बात किए थे, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। इसका जो है हम कितना भी उपयोग करें, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, इसलिए इसे नवीकरणीय मतलब ऐसे याद रखिएगा, नया मतलब उसको बार बार असीमित रूप से उपयोग कर सकते हैं, और नवीकरणीय मतलब उसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोयला से एक लिमिटेड है, उसको बनने में लाखों वर्षों लग जाते हैं, इसलिए ये कोयला सब, पेट्रोलियम सब, प्राकृतिक गैस सब, ये सब और नवीकरणीय में आता है। और सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सब क्या आता है? नवीकरणीय में आता है। इसलिए इसका दोसर का बी आंसर होगा। क्या होगा? बी आंसर, पुनः पूर्ति योग। इसको हम बार बार कितना भी उपयोग करेंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न में चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ध्यान देने वाले, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तट रेखा से कितने किलोमीटर के सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 200 NM। NM का मतलब समझिए, NM का मतलब होता है नॉटिकल मील। क्या होता है? नॉटिकल मील। ठीक है, अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर जो है ये तट रेखा कहते किसको है? ये जो तट रेखा है वो कहते किसको है? देखिए, जहाँ समुद्र और स्थल मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तट रेखा कहते हैं। ठीक है, और तट रेखीय राज्य कौन कौन है ये भी समझना चाहिए। तो वो होता है तटरेखीय राज्य, केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। समझ गए? इतना तक समझ में आ गया। आखिर ये तटरेखा किसे कहते हैं? जहाँ समुद्र और स्थल मिलते हैं उसे तटरेखा कहते हैं। और ये क्वेश्चन मतलब तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो कितना होगा? 200 नॉटिकल मील। याद रखना, इस पे जो केंद्र सरकार है, अपना राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, उस पे क्या होता है? इन लोगों का हक होता है।
ठीक है, देश का अपना जो है इस पे हक होता है। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था, देखिए आजकल नया नया तकनीक बढ़ने के कारण क्या होता है, जैसे 33% कम से कम अप्रोक्स रहना चाहिए वन का किसी भी देश में अच्छे से वातावरण को संतुलित करने के लिए, लेकिन आजकल 20% 19% के आसपास करीब हो गया है। तो क्या हुआ, अंधाधुंध कटाई से क्या हो रहा है, विद्रोहन हो रहा है। ठीक है, संसाधन क्या होता है, विद्रोहन। जैसे रेलवे के तकनीक आने से हुआ, नया नया घर बनने से हुआ, नया नया बिल्डिंग बनने से हुआ, ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, वन सब का विनाश होने लगा है, विद्रोहन होने लगा है। इसलिए वो जो संसाधन का विद्रोहन होता है उसे क्या कहा जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। समझ रहे हो ना, संसाधन की अनियोजित, देखो यहाँ नियोजित है, इसी का उल्टा होगा अनियोजित। क्या होगा, इसी का उल्टा अनियोजित। इसमें अनियोजित नहीं दिया है, फिर भी ये संसाधन के विद्रोहन है। विद्रोहन देखिएगा, यहाँ दोहन है, ये विद्रोहन है। विद्रोहन से क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। समझ गए ना, संसाधन के विद्रोहन को क्या कहा जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 12.2 किलोमीटर। ठीक है, ये एक अप्रोक्स लेके चलता है। इस सीमा के अंतर्गत किसी भी प्राकृतिक संसाधन पर उस देश का ही हक होता है। ठीक है, जो भी देश में ये 12.2 किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा में होता है उस देश का हक होता है। समझ रहे हो ना। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए पहली प्रश्न में मैंने डिस्कस कर चुका है और नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय क्या है, फिर से बता रहे हैं। नवीकरणीय उसको कहा जाता है जिसको हम बार बार कितना भी टाइम्स यूज कर ले वो समाप्त होने वाला नहीं है। और नवीकरणीय एक सीमित है, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। इसलिए हम बता चुके हैं पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इस सब का स्टॉक लिमिट है, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। देखिए इसका जो विस्तार है पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, असम। ठीक है, इसका क्या है, उस क्षेत्र में इसका ज़्यादा विस्तार है और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, जिसका अगर फिर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं। जो मुझे इस प्रश्न में डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इसको अपलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा मतलब समझिए, मृदा मतलब मिट्टी होता है। क्या होता है, मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी। क्या है, रेगुर मिट्टी। इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपास मिट्टी। ठीक है, ये जो मिट्टी है केरल में पाया जाता है। क्या, कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलिए। अगले प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ध्यान दीजिए, मरुस्थलीय मिट्टी आखिर होता क्या है? ये जो मरुस्थलीय मिट्टी होता क्या है, सबसे पहले उसको हम समझेंगे। ऐसे स्थान जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, तो इसका विस्तार जो है राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, यूपी है। इस तरह की मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है। देखिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यूपी, इसमें से क्या मिल रहा है, राजस्थान। क्या मिल रहा है, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, सोपानी कृषि। क्या कहता है, सोपानी कृषि। सबसे पहले समझिए सोपानी का अर्थ क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझिए सोपानी का अर्थ क्या है। देखो सोपानी का अर्थ होता है सीढ़ी। क्या होता है, सीढ़ी। तो कहने का मतलब सोपानी कृषि तो सीढ़ी नुमा कृषि।
ठीक है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। ठीक है, ऐसे समझ में, सोपानी का मतलब समझ गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगले पार्ट में इसको अपलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? चलो ध्यान देने वाली बात है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखो यहाँ पे अत्यधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, अत्यधिक सिंचाई से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? ध्यान देने वाली बात है, कपास, कौ से कपास और कौ से काली। ठीक है, इसके लिए क्या होगा करेक्ट, काली मिट्टी। क्या होगा, काली मिट्टी। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, कपास मिट्टी। इससे पहले वाली मैंने क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लिया था, काली मिट्टी कपास के लिए काफी उपजाऊ है। ठीक है, अब देखिए काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में है 13 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? देखिए इसका सही आंसर होगा 13 करोड़। क्या होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए एक सेकेंड, चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं भूमि का क्षरण कहते किसको है। ठीक है, देखिए भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र मीन्स होता है इकट्ठा होने की क्रिया को भूक्षरण कहा जाता है। देखो भूक्षरण को मिट्टी अपरदन भी कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी अपरदन भी कहा जाता है। ऐसा समझ में, कोई दिक्कत नहीं? समझ गए ना भूक्षरण किसे कहते हैं? भूमि के कणों को अपने मूल स्थान से, देखते नहीं होगा बारिश पानी आता है तो कहीं का मिट्टी कहीं रह जाता है, कहीं का कुछ कहीं आ जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है भूमि क्षरण या मिट्टी अपरदन। ऐसा समझ में। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? देखिए इसका सही आंसर होगा एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन रसायन ऐसा है जो क्या कहता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ठीक है, देखो भारत के बांधों को आधुनिक भारत क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 16 नंबर पर चलते हैं। चलिए देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ठीक है, चलिए कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में निहित है। अप्रोक्स आप 97% लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? बृहद क्षेत्र में मतलब ज्यादातर, ये इसका मतलब हुआ ज्यादातर, ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ध्यान देने वाली बात है, इसका आंसर होगा ऑर्सेनिक। क्या होगा? ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक जो है आवर्त सारणी का पंचम मुख्य एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, मुख्य एक रासायनिक तत्व है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ध्यान देने वाले है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65% होगा। जो भी, और कहीं कहीं आपको 60% भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा 65%, जो कि बिहार सरकार की जो किताब है क्लास 10वीं की, उसकी पेज नंबर 32 में इसका अनुसरण है 60%। ठीक है,
आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एनसीईआरटी में कहीं 60% दिया गया है, ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड में 65% दिया गया है। इसके साथ साथ एक और जानकारी दे देता हूँ, मस्तिष्क में 85% जल है, ठीक है, रक्त में 79% और फेफड़ा में 80%। है समझ में? चलिए इसके साथ अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 2021 के अनुसार इसका जो होगा सही आंसर होगा अप्रॉक्स 18%। कितना होगा? अप्रॉक्स 18%। ध्यान देने वाली है 2021 के अनुसार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलिए। कहीं कहीं डाटा आपको अलग मिलेगा क्योंकि आप 2001 के देखते होंगे या उससे पहले के देखते होंगे, ठीक है। करंट के डाटा मैंने बता दिया, ठीक। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ध्यान देने वाली बात है, बिहार में 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, एक कोसी, एक गंडक, एक सोन। तो यहाँ देख रहे सोन दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोन नदी घाटी, ठीक है। 2 और कौन है? कोसी और गंडक, ठीक है। एक और नोट करने वाली बात है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। गंडक जो है सबसे बड़ी नदी घाटी, गंडक जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। कहीं आप साइड में नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ठीक है, ये 2001 की बात कर रहे हैं। अगर आपको 2011 मिले या 2021 मिले या 2022 मिले, 23 मिले, तो उसका आप करंट देख लीजिएगा। 2001 के अनुसार इसका सही आंसर होगा ये 20.60, ठीक है। कितना होगा? 20.60। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, कितना प्रतिशत विस्तार है? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। FSS है, वन सर्वेक्षण जो है वो 20.55% अप्रॉक्स लेके चला है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? देखो वो भारत का था, ये बिहार का है, तो बिहार का तो दिन पर दिन खत्म ही होता जा रहा है, क्योंकि जब ये झारखंड से बटाया था 2000 ईस्वी में, तो उसी टाइम क्या हुआ था, तो बिहार में तो ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि है और वन सब जितना भी था वो झारखंड में चला गया। अब बिहार का स्थिति वैसे ही खराब हो गया, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? देखो 188 आदिवासी जिलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका होगा आंसर डी, 60.11%। कितना? 60.11%। उसके बाद 26 नंबर पर आते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये सभी को आना चाहिए। मध्य प्रदेश में वन का विस्तार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक बार हो तो आप एक बार घूम के सर्वेक्षण कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। देखिए हम बता रहे हैं 3 वर्ग कौन कौन से हैं। एक होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन, एक होता है ग्रामीण वन, ठीक है। इसको 3 वर्ग में वन संरक्षण एवं प्रबंधन जो है, ठीक है, इसको क्या किया है? 3 भागों में, जिसको FSI कहा जाता है, 3 भागों में, 3 वर्गों में विभाजित किया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1991 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? इसका सही आंसर होगा 26,200। कितना होगा? 26,200। ये बात हो रही है 1951 से 1980 तक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं।
29 नंबर चलते हैं। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ है? 29 नंबर पर चलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 अरब हेक्टेयर। क्या होगा? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए 30 नंबर पर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा अति कर बड़ा कर लेते हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये सब बेसिक नॉलेज, जनरल का नॉलेज है, इसलिए इसका जवाब आप लोग ऐसे लिखिएगा। 30 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे। ठीक, ए बी सी करके 30 का ए बी सी डी करके जो हो आपके मन में वो चीज़ आप कमेंट में भेज दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 31 नंबर पे, चरक का संबंध किस देश से था? चलो, चरक का संबंध है ये जो था भारत देश से था। ठीक है, भारत का वेद थे। चलिए 32 नंबर पर चलते हैं। ये काफ़ी वीवीआई सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। टेक्सोल का उपयोग क्या होता है? टेक्सोल का उपयोग होता है, देखिए विश्व स्तर पर इसका जो है कैंसर में उपयोग होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हिमालय यव जो है चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, एक औषधि पौधा है। ठीक है, जो है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसा समझ में, चीड़ी की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों को उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे जो दवा बनता है वो जो है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसीलिए आजकल धीरे धीरे ये जो है वन यव जो है वो क्या हुआ, संकट में आ गए हैं। अब धीरे धीरे ये जो पेड़ है विलुप्त होने की कगार में हो गया है। ठीक है, YW यव याद रखिएगा, यही वृक्ष है जो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता था। अब धीरे धीरे ये भी बिला रहा है, मतलब गायब हो रहा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 33 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो चीज़ आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं 34 नंबर पे। क्या कहता है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? चलिए इसका जो होगा आंसर, सही आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्या होगा? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 35 नंबर कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका सही उत्तर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, ये संसाधन संरक्षण ये जो है ग्लोबलाइजेशन जो दिन पर दिन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब से दिन पर दिन क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये जो गर्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये जो अंधाधुंध पेड़ पौधे को काटने से हो रहा है। ठीक है, इसी के बारे में एक हुआ था, कन्वेंशन हुआ था 1968 ईस्वी में, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखो इसका करेक्ट आंसर होगा घड़ियाल। देखो घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, और उसके बाद कुछ हुआ व्हेल, डॉल्फिन, ये सब ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है, लेकिन घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 37 नंबर पे। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जा गया है? ध्यान देने वाले है, ये जो लोहा देखते हो ना, लोहा मत लो हमसे। ठीक है, लोहा लोगे तो गिरोगे पाताल में। ये जो लोहा है ना, लोहा कहा जाता है उद्योगों की जननी। याद रहेगा ना पूरा पूरी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगली प्रश्न है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? देखो इस पे थोड़ा फोकस करो। लौह अयस्क का प्रकार कौन कौन होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इसका प्रकार, ये जो लौह अयस्क है इसका प्रकार होता है हेमेटाइट। देखो हेमेटाइट तो दिख गया, यही आंसर होगा। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है सीडेराइट। ठीक है, इतना याद नहीं होगा, एक बार और रिपीटेशन कर देते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ठीक है, इतना याद रहेगा।
चलिए आगे चलते हैं, इसका कितना आंसर होगा 38 का सी। उसके बाद चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए ये काफी वीवीआई है, ठीक है। इसका जो है लौह अयस्क उत्पादक राज्य पूछ रहा है, जहां पर उत्पाद हो रहा है, ठीक है। ये होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। एक और पॉइंट याद रखने वाली बात है, यहाँ जो है उत्पादक होता है 252.4 लाख टन। कितना? 252.4 लाख टन, ठीक है। नहीं तो कहीं पे आप नोट कर लीजिए। कौन से ईस्वी में हुआ था? 2003 से 4 ईस्वी के बीच में। कौन से ईस्वी में? 2003 से 4 ईस्वी के बीच में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर होगा 100 से प्लस 100 प्लस है तो यहाँ 100 आंसर है तो कितना होगा? सी। तो 40 का कितना होगा? सी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न पे। इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा मैग्नीज। एक मैग्नीज होता है, एक क्रोमाइट होता है, ठीक है। लौहयुक्त खनिज जो है एक मैग्नीज, एक क्रोमाइट। 41 कितना होगा? सी, याद रहेगा। चलिए देखिए गाइज, आप लोग कृपया करके कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट लाइक कीजिएगा, जिससे हम एक मोटिवेट होते हैं और बराबर वीडियो बना के डालते रहेंगे, ठीक है। आप देखते देखते कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और एक जो लाल वाला जो है सब्सक्राइब वो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप लोग बराबर मेरा वीडियो अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग वो चीज़ कर लीजिए, लाइक्स कमेंट। उसके बाद क्या होगा, टाइम बचेगा तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 42 नंबर पे। इनमें कौन अधात्विक खनिज है? कौन अधात्विक खनिज है? ध्यान दीजिए, इसमें इसका आंसर होगा अभ्रक। और अभ्रक है, इसके साथ साथ और क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभ्रक होता है, पोटास होता है, सल्फर होता है, ग्रेनाइट होता है, चूना पत्थर होता है, संगमरमर होता है, बलुआ पत्थर होता है। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। अभ्रक, लवण, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, 43 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पाद करता है? मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसका होगा 20%। कितना होगा? 20%। यहाँ प्रतिशत देना भूल गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चलो समझने की कोशिश करो ये सवाल। ये सवाल का आंसर होगा द्वितीय। क्या होगा? द्वितीय। अब पूछेगा इसमें से प्रथम, मैग्नीज उत्पादन प्रथम क्या है? तो प्रथम क्या है, देखो पहले था दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? चीन। इसका मैग्नीज उत्पादन में कौन सा है? चीन। द्वितीय कौन सा है? भारत, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न पे। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ध्यान देने वाली बात है, 1 टन जब इस्पात बनाते हैं तो उसमें 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। कितना किलो? 10 किलो मैग्नीज का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, चलिए 46 नंबर पर चलते हैं। क्या कहता है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ध्यान देने वाली बात है, यहाँ उड़ीसा राज्य के बारे में पूछ रहा है, ये कौन से खनिज का उत्पादक है, ठीक है। तब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इसका सही आंसर होगा मैग्नीज, ठीक है। यहाँ जो था 1/3 भाग जो था यहीं से उत्पादक हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? ये जो था 2001 से 2003, 2001 से 2003 ईस्वी के बीच। सॉरी, एक सेकंड मिस्टेक हो गया, 2000 से 2001 ईस्वी के बीच, ठीक है। 2000 से 2001 ईस्वी के बीच में इसका जो है 1/3 भाग यहीं से ऑल ओवर इंडिया में जो जितना हुआ था उसमें 1/3 भाग यहीं उड़ीसा से उत्पादन हुआ था, ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट, ठीक है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश में, अगले 48 नंबर, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार झारखंड, 49 नंबर प्रश्न पे, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक पूछ रहा है, अभ्रक का उत्पादन होता है? ठीक है गाइज, इसका मैं थ्योरी इसके बाद में अपलोड करूंगा, आप तब तक एक प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो संसाधन से है मैनेजमेंट, जो इसमें लेक्चर कवर किया गया है वो मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसे देखिए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 80%। क्या होगा? 80%। 50 नंबर प्रश्न कहता है, 50 नंबर कहता है, एक सेकंड, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ठीक है, देखो याद रखना, सीमेंट उद्योग जब भी चर्चा करें चूना पत्थर याद रखना। ठीक है, क्या रखना? चूना पत्थर। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 51 नंबर पर चलते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? देखो हम हिंट मार देते हैं, डिगबोई जो है कौन से राज्य में है? ये आप लोग थोड़ा सा अगर मैट्रिक में है तो अवश्य पढ़े लिखे हैं, तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं कमेंट में। मैंने बोल दिया डिगबोई है। अब कौन सा स्थान है ये आप लोग खुद पता करके कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग देखना चाहते हैं आप वाकई में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ये जो है तारापुर में। आखिर तारापुर है कहाँ? ये महाराष्ट्र के पालघाट जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? ध्यान देने वाली बात है, और नवीकरणीय के बारे में पहले ही बता दिए हैं। इसका स्टॉक सीमित है, इसको बनने में लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग सकता है, कोई ठीक नहीं है। लाखों करोड़ों वर्ष लगता है तो हम कह सकते हैं ये क्या हुआ? और नवीकरणीय है। ठीक है, इसका सीमित है इसलिए इसका उपयोग सही से करना चाहिए। ठीक, इसमें हम क्या क्या बताए थे? 3 गो चीज़ के मैंने बताए थे। क्या बताए थे बताइए, आप कमेंट कर सकते, अगर शुरू से वीडियो देखे हैं तो आप इसका कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा? उसके बाद चलते हैं 54 नंबर पे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, इसका सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, 55 नंबर पर चलते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, इसका क्या होगा? सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। देखिए इसके साथ साथ और क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी होता है। ठीक, पवन ऊर्जा भी होता है, जल विद्युत ऊर्जा भी होता है, जल विद्युत भी होता है, बायोगैस भी होता है, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ, उससे याद हो जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ओके, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 56 नंबर, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 57 नंबर पर आते हैं, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। ध्यान देने वाली बात है, ये अपडेटेड है, इससे पहले जो था झारखंड था। क्या था? झारखंड जो है रांची है। ठीक है, इससे पहले क्या था? झारखंड था, लेकिन अब हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ हो गया। क्या हो गया है? छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है। ध्यान देने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है। ये एंथ्रेसाइट जो है ये कोयले में सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, कोयले में सबसे अच्छा कोयला इसको माना जाता है। चलिए 59 नंबर प्रश्न में चलते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान देने वाली बात है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ये जो है खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 60 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखो ये मैंने पहले भी बता दिया था, असम में एक स्थान है। इससे पहले क्वेश्चन अगर चर्चा किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे, असम में एक स्थान है। चलो बता देते हैं इसका। असम में एक स्थान है डिगबोई, यही प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 61 नंबर पर चलते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। देखो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये सब को क्या कहा जाता है? और नवीकरणीय संसाधन। इन लोगों का हमेशा बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों का स्टॉक सीमित है, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधन मैंने क्या बोला था? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थापित है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा? सतलज। क्या होगा? सतलज। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। क्या है? तुंगभद्रा है। 64 नंबर पर चलते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? बरौनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, इसका क्या होगा? जादूगोड़ा। क्या होगा? 65 नंबर का क्या होगा? जादूगोड़ा। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी में। ठीक है, पूर्व में। ठीक है, जादूगोड़ा भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, इसका क्या आंसर होगा? तारापुर। सबको बताए थे तारापुर कहाँ स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 67 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा क्या? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। यहाँ जो था 142.31 गीगावाट की स्थापना किया गया था सौर ऊर्जा के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा खंभात की खाड़ी। क्या होगा? खंभात की खाड़ी। उसके बाद चलते हैं 69 नंबर, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? चलिए इसका सही आंसर होगा कोयला। क्या होगा? कोयला। उसके बाद भारत का कान्हा राष्ट्रीय प्रकार, ध्यान देने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। देखिए इसका सही उत्तर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, और सुंदरलाल किससे जुड़ा हुआ था? ये आप लोग कमेंट में कर, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ था ये आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक, 72 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में किस खनिज का अभाव है? ध्यान देने वाली बात है, ये जो लेड होता है, लेड मतलब कहा जाता है इसको सीसा। क्या कहा जाता है? सीसा। इसका रासायनिक पीबी, इसको पीबी संकेत से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग खुद भेजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में भेजिए। चलिए, ये वीडियो आप लोग पसंद आए या ना आए, लेकिन प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो लगातार देखते रहें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं अगली वीडियो का
अगली वीडियो बनाने के मैं कोशिश कर रहा हूँ और आगे अपडेट जारी रहेगा। आप लोग हमेशा अपडेट से जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।